अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। इसकी हम 2 एजेस कवर कर चुके हैं, एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन। आज हमारे जो 3rd एज है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि है द रेनेसेंस पीरियड। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। जो डाटा आज हम कवर करेंगे, जो डिटेल्स मैं आप लोगों को दूंगी इस एज से रिलेटेड, उसका जो सोर्स है वो 2-3 बुक्स हैं। एक है जे लोंग की बुक, एक है बी.आर. मुलिक और एक है टी सिंह। मैंने इन तीनों बुक से पढ़ने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ और साथ आपको डाटा ही प्रोवाइड करूँगी और आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि जब भी आपको ये पढ़ना हो तो सिर्फ आप रिवाइज़ करें और आपको हर चीज़ दोबारा से याद आ जाए। द रेनेसेंस पीरियड, अगर हम बात करें इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे, तो डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। कुछ कहते हैं रेनेसेंस, कुछ कहते हैं रेनेसा, तो डिफरेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके ड्यूरेशन की, तो कुछ बुक्स में दिया हुआ है इसका ड्यूरेशन 1400 से 1550। वो इसलिए कि कुछ जो बुक्स हैं वो एलिज़ाबेथन एज को इस एज में इंक्लूड नहीं करती, बल्कि एलिज़ाबेथन एज को अलग पढ़ाती हैं। और कुछ बुक ऐसी हैं जिनमें इसका ड्यूरेशन दिया हुआ है 1400 से 1620। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने एलिज़ाबेथन एज को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तभी इसका जो ड्यूरेशन है वो लंबा बताया हुआ है। लेकिन हम लोग सिर्फ आज डिस्कस करेंगे सिर्फ रेनेसेंस एज, तो हमारा जो ड्यूरेशन बनेगा वो है 1400 से 1550। हम देखेंगे कि इन 150 सालों में क्या हुआ और कैसे हुआ, लिटरेचर कैसा था, कौन से किंग्स आए, बैकग्राउंड में क्या हो रहा था और किस तरह के वर्क्स लिखे गए। अब हम देखते हैं कि इस एज को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। इसको कहा गया है कि ये एज ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग है, एज ऑफ पावर है, एज ऑफ वेल्थ है। ये कुछ नेम्स दिए गए हैं इसको। अब हम देखते हैं कि इस एज के बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, मतलब कि इससे पहले जो है वो दुनिया में या फिर उस जगह पे इंग्लैंड में क्या चल रहा था। तो हमें दिखाया गया है, जैसे हमने पढ़ा है पिछली एज में, कि इसके बैकग्राउंड में एक तो 100 ईयर्स वॉर चल रही थी, 100 साल जंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। सेकेंड चीज़ जो हुई थी वो हुआ था ब्लैक डेथ 1348 से 1349 तक। इसके अलावा हुआ था पीसेंट रिबेलियन 1381 में। इसके अलावा इसके बैकग्राउंड में हुआ था लोलार्ड मूवमेंट, जो कि स्टार्ट की थी जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स ने। ये कुछ इसके बैकग्राउंड के पॉइंट्स हैं जो उसके बैकग्राउंड में चल रहे थे। अब हम देखते हैं कि इससे पहले क्या था और इस एज में क्या डिफरेंस है। एक तो बात यह है कि जो ये रेनेसेंस है ना, इसको कहा गया है कि ये एज ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग है, और ये स्टार्ट हुई थी इटली में। ये मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुई थी इटली में, और इसे स्टार्ट किया था डेंटे ने, पेट्रोआर्क ने और बोकाशियो ने। इसके अलावा है कि अगर हम देखें लिटरेचर एंग्लो सेक्सन एज का या फिर एंग्लो नॉर्मन एज का, तो वहाँ पे हमें देखते हैं कि जो उनका तमाम लिटरेचर था उसका जो फोकस था या जो उसका जो सोर्स था वो चर्च था, या चर्च था या बाइबल था। मतलब कि जो उनका तमाम जो राइटिंग्स थी वो चर्च सेंटर थी या फिर रिलीजन सेंटर थी। क्योंकि एंग्लो सेक्सन में हमने देखा है कि वहाँ पे तमाम जो वर्क्स हैं वो चर्च से रिलेटेड हैं, वो बाइबल से रिलेटेड हैं। और एंग्लो जो नॉर्मन एज है वहाँ पे भी देखा है हमने कि वहाँ पे मिरेकल प्लेस थे, मोरालिटी प्लेस थे, इस तरह के, मतलब कि तमाम जो फोकस था, जो बेस थी, वो चर्च था या फिर रिलीजन था। लेकिन जो ये एज है, जैसे हमने कहा है कि एज ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रेनेसेंस पीरियड, इसमें दिखाया गया है कि इसमें जो लिटरेचर का फोकस है वो रिलीजन से हट के ह्यूमनिज़म पे आ गया। लोगों ने देखना स्टार्ट किया कि स्टडी स्टार्ट की ह्यूमनिज़म की, कि इंसान क्या है, इंसान कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसने क्या करना है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सही हो गया, मतलब कि रिलीजन से हट के तमाम जो फोकस है वो इंसान के ऊपर आ गया। तो इसको कहा गया है कि ये एज ऑफ ह्यूमनिज़म भी है। तो इस एज के बारे में कहा गया है कि मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। इस एज में आके इंसान ने खुद को डिस्कवर किया और इस यूनिवर्स को, इस कायनात को डिस्कवर किया। क्योंकि उससे पहले जो लोग थे वो हम सिर्फ रिलीजन पे थे और चर्च पे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने जो माइंड है, नैरो माइंड, उसको ब्रॉड किया और फिर और चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट किया, नेचर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, माहौल के बारे में, अपने बारे में। कहा गया है कि जो इंसान है, मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड
had suddenly opened his eyes and seen, कि जो इंसान था जो काफ़ी अरसे से ब्लाइंड था, अचानक उसने अपनी आंखें खोली हैं और देखना स्टार्ट किया है। क्योंकि इस एज में जो हमने बात की है कि इनसे स्टार्ट की थी स्टडी ऑफ मैन। इसके बाद कहा गया है कि सिर्फ इस एज में सिर्फ पोइट्री पे फोकस नहीं था, मतलब कि ये नहीं था कि सिर्फ पोइट्री में ही रिवाइवल आया है, पोइट्री में ही चेंज आया है, बल्कि जो तमाम बाकी फील्ड्स थी वहाँ पर भी डिस्कवरीज हो रही थी, वहाँ पे भी जो चेंजिंग आ रही थी, एवोल्यूशन हो रही थी। तो कहा गया है कि वहाँ उसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स में भी डिस्कवरीज हुई थी, जैसे जो वास्को दा गामा है उसने डिस्कवर किया था सब कॉन्टिनेंट को, और जो कोलंबस है उसने डिस्कवर किया था अमेरिका को। इसके अलावा जो कोपर्निकस है इसने डिस्कवर किया सोलर सिस्टम को। मतलब कि सिर्फ पोइट्री या लिटरेचर पे नहीं काम हो रहा था, बल्कि हर फील्ड पे काम हो रहा था और हर फील्ड में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही थी। अगर हम बात करें कि इन लोगों ने ह्यूमनिज़्म में क्या स्टडी किया, किस चीज़ पे फोकस किया या किस बारे में बात की, तो इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं ह्यूमनिज़्म के। पहला तो ये है कि इन्होंने प्रॉपर स्टडी की है मैनकाइंड की। सेकंड है कि इन्होंने डिस्कवरी की है, डिस्कवरी ऑफ एक्सटर्नल यूनिवर्स, जो एक्सटर्नल यूनिवर्स है उसकी स्टडी की है, उसको डिस्कवर किया है और देखा है कि क्या इम्पोर्टेंस है इंसान के लिए इस कायनात की। मतलब कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं यूनिवर्स में कि जो इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं या सिग्निफिकेंट हैं। इसके अलावा इन्होंने देखा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, जो एक इंसान की शख्सियत है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मसले हैं उसके लिए, और उनका हल तलाश करने की कोशिश की है। इसके बाद इन्होंने ह्यूमनिज़्म टू परफेक्शन, कोशिश की है कि इंसान को परफेक्शन की तरफ लेके आ सकें, उनकी तमाम प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकें, उनकी जो मेंटल या जो कंडीशन है इसको बेहतर कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट एस्पेक्ट है ह्यूमनिज़्म का वो ये था कि मैन केम टू बी रिगार्डेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। मतलब कि इंसान को इस बात की रियलाइजेशन कराई, इस बात की इन लोगों ने ये बात उनको रियलाइज़ कराई कि जो तुम लोग कर रहे हो, तो तुम्हारा अगर तुम अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है या बुरा रिज़ल्ट आ रहा है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो इंसान खुद है, क्योंकि उसने खुद अपने लिए अपना जो रिज़ल्ट है, अपने जो मंजिल है उसको अच्छा या बुरा बनाया है। क्योंकि पहले जो हमने पढ़ी है चीज़ एंग्लो सैक्सन या एंग्लो नॉर्मन, तो वहाँ पे यही था कि अगर कुछ बुरा हो गया तो कहते थे कि किस्मत में लिखा हुआ था या फिर खुदा की यही मर्ज़ी थी, या फिर मतलब कि कभी भी ये नहीं कहते थे कि हमारी अपनी वजह से हुआ है, वो कहते थे या फिर मतलब किसी ने जादू टोना कर दिया है, कि उस टाइम पे इनका था सुपरनेचुरल एलिमेंट्स पे बिलीव। वो कहते थे कि किसी इंसान ने करवा दिया है इसलिए बुरा हुआ है, या फिर खुदा ने यही चाहा है, या फिर जो उनकी किस्मत है वो बुरी है। लेकिन इस एज में आके इन लोगों ने तमाम लोगों को ये बात रियलाइज़ कराई है थ्रू अपनी राइटिंग के थ्रू कि जो तुम लोगों का किया धरा है वो तुम्हारे सामने आना है। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, अगर बुरा करोगे तो रिजल्ट्स बुरे आएंगे। जैसे जो सीज़र, अगर हम बात करें एक वर्क है जूलियस सीज़र, उसमें वो कहते हैं कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज़ नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स डैट वी आर अंडरलिंग्स। मतलब कि जो हमारे जो फॉल्ट हैं, जो गलतियाँ हैं, वो हमारे सितारों में नहीं लिखी हुई, हमारी किस्मत में नहीं लिखी हुई, बल्कि वो हमारे अपने किए हुए काम हैं जो हमारे सामने आते हैं। अब हम देखते हैं कि रेनेसेंस एज में कौन कौन से किंग्स आए थे और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो कहा गया है कि इस एज में तकरीबन 5 to 6 किंग्स आए थे इसमें इंग्लैंड के अंदर। इसमें जो पहला किंग है वो है हेनरी IV। इसका ड्यूरेशन है वो बताया गया है 1399 से 1413। कहा गया है कि ये जो था ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ किंग एडवर्ड III। किंग एडवर्ड III का ये ग्रैंड सन था और ये पहला इंग्लिश रूलर था जिसकी जो मदर टंग थी वो इंग्लिश थी। सही हो गया। इसके बाद है कि ही वॉज सन ऑफ जॉन ऑफ गेंट एंड ब्लेंची। ये जॉन ऑफ गेंट का बेटा था और ब्लेंची वही है जिसके लिए जॉफ्रे चौसर ने एक एलेजी लिखी थी इसके डेथ के ऊपर। सही हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड किंग की तो वो है हेनरी V। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1413 से 1422। ये ड्यूरिंग द 100 Year Wars ही मेड इंग्लैंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर। 100 साल जो जंग हुई थी उसमें इसने इंग्लैंड को एक स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर बना दिया था। इसके ड्यूरेशन में बैटल ऑफ एगेंटकोर्ट हुई थी 1415 में,
और ट्रीटी ऑफ ट्रॉयज हुई थी 1420 में। इसके बाद हमारे पास थर्ड किंग है हेनरी सिक्स। कहा गया है कि जब ये 9 माह का था उस टाइम इसको किंग बना दिया गया था और ही वॉज मेनली पपेट इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल्स। जो उस टाइम पे पावरफुल लोग थे उनके हाथों में ये एक पपेट था, जो वो कह रहे थे ये वही कर रहा था। इसके बाद है कि इसकी ड्यूरेशन में एक वार ऑफ रोजेस हुई थी 1455 से 1485 तक। ये एक जंग थी बिटवीन हाउस ऑफ प्लांटिगेंट एंड द हाउस ऑफ लैंकेस्टर। सही हो गया। और जो सिंबल्स थे, इनका जो सिंबल्स था वाज रेड रोज एंड वाइट रोज रिस्पेक्टिवली। जो हाउस ऑफ प्लांटिजेंट था उसका जो सिंबल था वो रेड रोज था और जो हाउस ऑफ लैंकेस्टर था उसका जो सिंबल था वो वाइट रोज था। तो इसलिए कहा गया है कि ये वार ऑफ रोजेस है। इसके अलावा कहा गया है कि एडवर्ड 4 आया था 1461 से 1470 तक। एडवर्ड 5 आया था 1471 से 1483 तक। रिचर्ड 3 आया था 1483 से 1485 तक। हेनरी 7 आया था 1485 से 1509 तक और हेनरी 8 आया था 1509 से 1547 तक। और कहा गया है कि जो हेनरी 8 है इसके दौर में इसने जो रिलीजन और पॉलिटिक्स है इसमें एक बड़ा चेंज लेके आया था, एक इम्पॉर्टेंट चेंज लेके आया था, क्योंकि हेनरी 8 मेड हिमसेल्फ द हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। हेनरी 8 ने खुद को जो चर्च है उसका हेड बना दिया था एंड ब्रिंगिंग चर्च एंड स्टेट टुगेदर, और चर्च और स्टेट को इकट्ठे एक पेज पे ले आया था। मतलब कि उस टाइम पे ये था कि चर्च बिल्कुल अलग है, उसके रूलर्स, उसके किंग, जो प्रीस्ट वगैरह हैं वो अलग हैं, और जो स्टेट है उसके जो किंग्स हैं वो अलग हैं। लेकिन जो हेनरी 8 है इसने ये काम किया था कि इसने चर्च और जो स्टेट है उसको ये इकट्ठा कर दिया था और इसका जो एक ही जो किंग है वो डिक्लेयर कर दिया था। इस तरह जो फैसले थे, जो तमाम डिसीजंस थे वो एक ही थे। मतलब पहले जो था वो आर्गूमेंट्स था चर्च और स्टेट के दरमियान। इसके बाद कहा गया है कि इसके दौर में बहुत सी चेंजेस आई थी। स्टडी इंक्रीज ऑफ नेशनल पावर में थोड़ा बहुत इंक्रीज़ आया था। इसके बाद है कि इंग्लैंड ने बहुत से एरियाज़ को कॉलोनाइज कर लिया था, ऐसे सब कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका हो गया। तकरीबन 1/5 जो दुनिया का पार्ट है वो इनके पोसेशन में आ गया था। इसके बाद कहा गया है कि जो हेनरी 8 है ये एक नोटोरियस किंग था, क्योंकि कहा गया था कि इसने अपने 3 जो वाइफ्स हैं, 3 जो बीवियाँ हैं उनको मारा है, उनका कत्ल किया है। इसके अलावा है कि इस एज में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई थी इंग्लैंड में, और कैक्सटोन प्रिंटिंग आई थी 1476 में। इसके अलावा जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी, जो फर्स्ट बुक प्रिंट हुई थी वो थी रिकॉल ऑफ हिस्टोरीज ऑफ ट्रॉय। इसके अलावा ग्रीक आइडियाज़ और ग्रीक जो कल्चर है वो आया था इंग्लैंड में। इसके बाद अगर हम बात करें इस एज में वर्क्स की कि कौन कौन से वर्क्स लिखे गए, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रॉगम एकम का एक वर्क टेक्सोफिलस, इसका जो इंग्लिश नेम है वो है स्कूल ऑफ शूटिंग। इसके बाद हमारे पास है थॉमस मेलोरी का एक लैटिन वर्क मॉर्टेड ऑर्थर। इसके बाद हमारे पास इरास्मस का एक लैटिन वर्क है प्रेज ऑफ फोली। इसके बाद थॉमस मूर का एक वर्क है यूटोपिया। इसके अलावा एक वर्क हमारे पास है टेंडेल का न्यू टेस्टामेंट। इसके बाद है वाइट एंड सरे, इसका वर्क है टोटल्स मिसकेलनी, और सोनेट्स लिखी थी इसने इटालियन में। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है थर्ड एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज़ रिनेसेंस एज। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।